Hello everyone. Today we will discuss the topic of parts और components of balance of payment। यानी आज की इस वीडियो के अंदर हम भुगतान शेष के जो अंग है या भुगतान शेष के जो भाग हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भुगतान शेष के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो होता है वो किसी के साथ में भी लेन देन करता है तो वो अपने लेन देन का हिसाब किताब रखता है। उसी प्रकार से एक देश जो होता है वो शेष विश्व के अन्य देशों के साथ में जो है लेन देन करता रहता है, यानी आयात और निर्यात करता रहता है। तो एक निश्चित समय में वो जो लेन देन करता है उसका जो क्रमबद्ध तरीके से हिसाब किताब उसको रखना पड़ता है, और ये जो हिसाब किताब रखा जाता है क्रमबद्ध तरीके से उसे हम जब भुगतान शेष कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो एक देश शेष विश्व के साथ जो निर्यात और आयात करता है उसका जो लेखा जोखा रखता है उसे हम भुगतान शेष कहते हैं। दूसरे शब्दों में शेष विश्व के साथ प्राप्तियों का मतलब कब प्राप्ति होगी, जब निर्यात करेगा, और भुगतान जब आयात करेगा तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो प्राप्तियों और भुगतान का रिकॉर्ड जो होता है वही भुगतान शेष कहलाता है। अब भुगतान शेष के अंदर 3 मदें शामिल होती है मुख्य रूप से। पहली दृश्य मदें जिसको विजिबल आइटम्स बोलते हैं, दूसरी अदृश्य मदें जिनको इनविजिबल आइटम्स बोलते हैं, और तीसरी जो पूंजी अंतरण जिसको हम कैपिटल ट्रांसफर्स बोलते हैं। तो ये जो भुगतान शेष है इसका अर्थ हमने जाना है कि भुगतान शेष क्या होता है। एक देश का दूसरे देशों के साथ जो आयात और निर्यात होता है उसका जो लेखा जोखा रखा जाता है उसे हम भुगतान शेष कहते हैं। अब भुगतान शेष की जो डेफिनेशन बेनम के अनुसार, किसी देश का भुगतान शेष किसी दिए हुए समय में संसार के साथ उसके मौद्रिक लेन देन का लेखा है। कि जिस एक देश और का दूसरे देश के साथ में जो मौद्रिक लेन देन होता है उसे का जो हिसाब किताब रखा जाता है उसे हम जब भुगतान शेष कहते हैं। किंडलबर्गर के अनुसार एक देश का भुगतान शेष उस देश के निवासियों और विदेशियों में किए गए सभी सौदों का क्रमबद्ध लेखा है। तो वही बात आ गई कि एक देश का दूसरे देशों के साथ में जो सौदा है या जो लेन देन है या जो आयात निर्यात है उसका जो क्रमबद्ध तरीके से लेखा जोखा रखा जाता है उसे हम जब भुगतान शेष कहते हैं। अब इसके बाद है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी जिसको आप बीओपी भी बोलते हैं। बीओपी जो है उसके 3 अंग होते हैं। पहला करंट अकाउंट जिसको आप चालू खाता कहते हैं, दूसरा कैपिटल अकाउंट जिसको आप पूंजी खाता कहते हैं, और तीसरा जो है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको आप समुचित भुगतान शेष कहते हैं। तो अब हम जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं कि चालू खाता क्या होता है और पूंजी खाता क्या होता है। तो पहले आप जो वो चालू खाते का अर्थ देखते हैं कि व्हाट इज करंट अकाउंट। चालू खाते में एक देश की वस्तुओं और सेवाओं की अल्पकालीन प्राप्तियां, जिसको प्राप्तियां कब होगी, जब निर्यात होगा, तो अल्पकालीन निर्यात और भुगतानों यानी आयात को जो है शामिल किया जाता है। तो जो चालू खाता होता है, चालू खाते के अंदर जो है वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो करंट अकाउंट है चालू खाता उसके अंदर दृश्य और अदृश्य दोनों मदों का जो आयात और निर्यात होता है उसको शामिल करते हैं। क्योंकि दृश्य मदों के अंदर वस्तुओं को आप शामिल करते हैं और अदृश्य मदों के अंदर हम सेवाओं को शामिल करते हैं। तो जिस प्रकार से एक व्यापार शेष था, व्यापार शेष जब आपने किया तो उसके अंदर केवल दृश्य मद शामिल थी। तो जब आप दृश्य मद और अदृश्य मद दोनों का इकट्ठा हिसाब किताब रखते हैं तो उसको हम जो चालू खाता या करंट अकाउंट कहते हैं। इसके अलावा जो करंट अकाउंट होता है इसके अंदर जो एक तरफा शुद्ध हस्तांतरण होते हैं। एक तरफा हस्तांतरण कौन से होते हैं, पहले आप वो समझते हैं कि एक तरफा भुगतान या प्राप्तियां वो होते हैं जिनके बदले में हमें कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ती। जैसे किसी को उपहार मिला, अब उपहार के बदले में उसको कुछ देना तो नहीं पड़ेगा, कुछ पे तो नहीं करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से कई बार एक देश जो दूसरे देश की विपदा के अंदर आर्थिक सहायता करता है, मदद देता है उसको, या वस्तुएं और सेवाएं जो उसको दे रहा है। जैसे अभी कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है उसके अंदर जो भारत को विदेशों से जो बहुत सारी जो है मदद मिल रही है। अब कुछ तो भारत परचेज कर रहा है लेकिन कुछ देश जो है उसको अपनी मर्जी से जो है वो दे रहे हैं। तो वो क्या है, एक तरफा भुगतान है, क्योंकि उन वस्तुओं और सेवाओं के बदले में भारत को कुछ भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो चालू खाते के अंदर एक तो दृश्य मदें, दूसरी अदृश्य मदें,
और तीसरा जो होता है एक तरफा जो शुद्ध हस्तांतरण होते हैं उसको आप शामिल करते हैं। अब यह शुद्ध हस्तांतरण का मतलब क्या है कि प्राप्तियां माइनस भुगतान, क्योंकि जब हमें दूसरों से गिफ्ट प्राप्त होते हैं तो हमारे लिए प्राप्ति है, और जब हम दूसरों को गिफ्ट देते हैं या आर्थिक सहायता देते हैं या अन्य प्रकार की सामग्री की सहायता देते हैं तो वो हमारी तरफ से भुगतान होता है। तो प्राप्ति और भुगतानों का जो अंतर है, एक तरफा जो सौदे होते हैं, ये एक तरफा जो भुगतान होते हैं या प्राप्तियां होती है, उनका जो हिसाब किताब होता है वो भी जो चालू खाते में शामिल होता है। और चालू खाते की जो सौदे होते हैं उसको आप वास्तविक सौदे कहते हैं। वास्तविक सौदों का मतलब ये है कि ये जो चालू खाते की जो अंदर जो आयात और निर्यात है या जो एक तरफा भुगतान है वो वास्तव में एक देश के साथ दूसरे देशों के लेन देन होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको केवल काल्पनिक होते हैं और उनको हम मान लेते हैं, वो वास्तव में जो सौदे कंप्लीट होते हैं। और ये जो चालू खाते के अंदर जो प्राप्ति और भुगतान होते हैं उनका एक देश की आर्थिक जो गतिविधियां होती है अर्थात उत्पादन, आय और रोजगार के स्तर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर एक देश जो है निर्यात ज़्यादा करता है तो उसके अंदर उत्पादन बढ़ेगा, वहाँ के लोगों की इनकम में वृद्धि होगी और वहाँ रोजगार के अवसर है उनमें भी वृद्धि होगी। और अगर एक देश का आयात ज़्यादा होता है तो क्योंकि आयात होता है इसका मतलब दूसरे देशों से जो वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ है उन वस्तुओं को आप मंगवा रहे हैं, तो उससे अपने देश में उत्पादन नहीं बढ़ता, अपने देश के लोगों की इनकम नहीं बढ़ती और अपने देश के अंदर लोगों को रोजगार के अवसर पैदा नहीं होते। तो इस प्रकार से ये जो चालू खाता होता है, चालू खाते की जो मदें होती है उन मदों का जो है एक देश की आर्थिक गतिविधियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि चालू खाते का जो भुगतान शेष है वो क्या होता है कि एक निश्चित समय के अंदर दृश्य और अदृश्य मदों का जो निर्यात का मूल्य होता है उसमें से अगर आप आयात के मूल्य को घटा देते हैं तो वो जो है हमारे पास में चालू खाते का शेष आ जाता है। यानी चालू खाते का जो भुगतान शेष है वो क्या है, निर्यात माइनस आयात। अब निर्यात किन का, दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का, और आयात भी किन का, दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का। तो चालू खाते का जो शेष होता है वो जो है तीन अवस्थाओं को दर्शाता है। पहला, चालू खाते का संतुलित भुगतान शेष। दूसरा, चालू खाते का जो बचत या अधिक्य या अनुकूल भुगतान शेष। तीसरा, जो घाटे का या प्रतिकूल चालू खाते का भुगतान शेष। तो ये संतुलित है, ये जो घाटे बचत का है और ये घाटे का है। तो जो आप ये कह रहे कि जो आपने चालू खाते का जो भुगतान शेष है वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मूल्य जिसके अंदर आप दृश्य और अदृश्य मतलब दोनों को शामिल करते हैं, यानी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात माइनस वस्तुओं और सेवाओं का आयात। तो अब हम जो है चालू खाते की जो स्थिति है, यानी चालू खाता संतुलित हो सकता है, ये बचत वाला हो सकता है, ये घाटे वाला हो सकता है, तो उसको आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि भी एक बार निर्यात में क्या चीज़ शामिल होती है या निर्यात किस चीज़ को आप कैसे काउंट करते हैं कि वे सौदे जिनके कारण एक देश के अंदर पूंजी का प्रवाह होता है उसे निर्यात या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके जो धनात्मक मद है उसमें शामिल किया जाता है। तो उसे जो आप जमा में शामिल करते हैं, जैसे जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट तैयार करते हैं तो एक तरफ उसके अंदर आप प्लस लिखते हैं, दूसरे तरफ उसमें आप माइनस लिखते हैं। इसको आप बोलते हैं जमा, इसको बोलते हैं आप नाम, इसको बोलते हैं आप प्राप्तियां, और इसको बोलते हैं आप भुगतान, इसको बोलते हैं आप निर्यात, और इसको बोलते हैं आप आयात। तो इस प्रकार से ये जो निर्यात होता है, निर्यात का अर्थ ही होता है कि भी किसी भी वजह से अगर एक देश के अंदर पूंजी आ रही है तो उसको आप जो है धनात्मक मद में शामिल करेंगे। और दूसरी तरफ वे सौदे जिनके कारण एक देश से पूंजी बाहर की तरफ जा रही है, यानी शेष विश्व की तरफ पूंजी जा रही है, उसको आयात में या ऋणात्मक मद में शामिल किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि भी ऋण है, एक देश ने ऋण लिया तो वो आयात में शामिल होगा या निर्यात में। अब देखिए, जब आपने ऋण लिया तो उसका मतलब हमारे देश में पूंजी आई है, और जब एक देश में पूंजी आती है तो उसको आप धनात्मक मद में शामिल करते हैं, यानी वो निर्यात वाले हिस्से में शामिल होगा। इसी प्रकार से जब एक देश दूसरे देश को ऋण देता है तो क्योंकि पूंजी बाहर की तरफ गई है इसलिए उसको जो आयात वाले पार्ट अर्थात हम ऋणात्मक मद में शामिल करते हैं। तो जो ऋण है अगर लिया जाता है तो वो प्राप्तियों में शामिल होगा, अगर ऋण दिया जाता है तो वो भुगतान में शामिल होगा। अब आगे है
कि चालू खाते का जो है संतुलित भुगतान शेष कब होता है। चालू खाते का संतुलित भुगतान शेष उस अवस्था के अंदर होता है जब एक देश को जो निर्यात या जो प्राप्तियां है वो आयात या जो भुगतान होता है उन दोनों के का जो मूल्य होता है वो बराबर होता है। यानी एक देश के अंदर दृश्य और अदृश्य मदों के निर्यात का मूल्य मान लीजिए 100 करोड़ है और उसी देश के अंदर जो आयात या भुगतान है यानी दृश्य और अदृश्य मदों का जो आयात है वो भी जो है 100 करोड़ का है, तो उस अवस्था के अंदर जो चालू खाते का जो संतुलन है वो निर्यात माइनस आयात यानी शून्य। इसका मतलब दोनों जो पार्ट है वो बराबर है। तो ऐसे में चालू खाते का जो भुगतान शेष है वो संतुलन में होगा। तो संतुलन में भुगतान शेष उस समय होता है जब दृश्य और अदृश्य मदों के निर्यात का मूल्य दृश्य और अदृश्य मदों के आयात के मूल्य के बराबर होता है। इसके बाद है बचत या आधिक्य या अनुकूल चालू खाते का शेष। अब देखिएगा एक देश जो होता है जो विशेष विश्व के साथ में निर्यात करता है तो उसको जब प्राप्तियां होती है, तो जब एक देश को दृश्य और अदृश्य मदों के निर्यात से प्राप्तियां जो है भुगतान से अधिक होती है कि दृश्य और अदृश्य मदों के लिए जो उसने भुगतान किया उनका जो आयात किया है उनसे अधिक होती है, तो उस अवस्था के अंदर जो भुगतान शेष है वो बचत वाला होता है। जैसे मान लीजिए एक देश ने जो है निर्यात किया 1000 करोड़ रुपए का और उसने आयात किया जो है 800 करोड़ रुपए का, तो इसका मतलब उसका जो चालू खाते का शेष है वो प्लस में है 200 के, यानी उसको जो है चालू खाते में फायदा हो रहा है क्योंकि उसने निर्यात जो है ज़्यादा मूल्य का किया है और उसने जो आयात है वो कम मूल्य का किया है। तो जिस अवस्था के अंदर निर्यात या प्राप्तियों का मूल्य आयात या भुगतान के मूल्यों से अधिक होता है उस अवस्था के अंदर जो है चालू खाते का जो शेष होता है वो अनुकूल या आधिक्य या बचत वाला होता है। नेक्स्ट है घाटे का या प्रतिकूल चालू खाते का शेष। घाटे का या प्रतिकूल चालू खाते का शेष उस अवस्था के अंदर होता है जब एक देश को निर्यात से प्राप्त जो प्राप्तियां हैं उनका मूल्य जो है आयात के लिए भुगतान के मूल्य से कम होता है। यानी दृश्य और अदृश्य मदों का जो निर्यात किया गया उस निर्यात से जो मूल्य प्राप्त होता है उसके मुकाबले अगर आयात या भुगतान ज़्यादा करना पड़ता है तो उस अवस्था के अंदर जो चालू खाते का शेष होता है वो जो है प्रतिकूल होता है। तो आप यहाँ देखिए चालू खाते का शेष क्या होगा, निर्यात माइनस आयात। तो निर्यात कितने का है 1000 माइनस आयात कितने का है, तो इस यहाँ पर जो है माइनस 200 करोड़ का जो है एक देश का लिए जो चालू खाते का है वो घाटा है या प्रतिकूल चालू खाते का शेष है। नेक्स्ट चालू खाते की जो मदें या घटक कौन कौन से होते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि भी करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट दृश्य और अदृश्य मदें और एक तरफा जो हस्तांतरण होते हैं उनका लेखा जोखा होता है। और उसके बाद चालू खाता जो होता है वो 3 अवस्थाओं में हो सकता है। एक तो संतुलन में हो सकता है जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य के बराबर होता है। दूसरा बचत वाला होता है जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक होता है। और तीसरा घाटे वाला होता है जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से कम होता है। या हम ये कह सकते हैं घाटे वाला तब होता है जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि चालू खाते की जो मदें या घटक है उसमें किस किस चीज़ को शामिल करते हैं। तो पहला, चालू खाते के अंदर हम दृश्य मदों के निर्यात और आयात को शामिल करते हैं। दृश्य मदों का मतलब इसके अंदर केवल जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुओं का जो निर्यात और आयात किया जाता है उसको हम जो चालू खाते की मद में शामिल करते हैं। तो पहला तो दृश्य मदें हो गया। दूसरा अब हम करते हैं अदृश्य मदें। अदृश्य मदों के अंदर हम जो है वो सेवाओं को शामिल करते हैं। तो एक देश के अंदर जो है चालू खाते के अंदर जो सेवाएं होती है उन सेवाओं के निर्यात और आयात के मूल्य को जो शामिल किया जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि सेवाओं के अंतर्गत जो है किन किन मदों को शामिल किया जाता है। पहला, व्यापारिक उद्यमों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं। देखिए हम यहाँ पर 2 चीज़ें लेते हैं। एक तो हम प्राप्तियों को लेंगे और दूसरा हम लेंगे भुगतान को लेंगे। प्राप्तियों को आप जमा लिखते हैं और भुगतान को आप माइनस लिखते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि व्यापारिक उद्यम जो होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वो 2 देशों के बीच में सर्विसेज देने का कार्य करते हैं, जिसमें जो होता है कोई बीमा कंपनी हो सकती है जो एक देश की बीमा कंपनी और दूसरे देश के अंदर भी अपनी सेवाएं दे रही है।
अगर उन सेवाओं के परिणाम स्वरूप उसको प्राप्तियां हो रही है तो वो निर्यात वाले हिस्से में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से हो सकता है कि एक जो जहाज कंपनी है या जहाजरानी का सेवाएं है वो जो है प्रदान की जाती है, तो जिस देश की वो कंपनी होती है उस देश को प्राप्तियां होंगी, और जिस देश के लिए उसने जो है किराए पर अपने जहाज दिए है उसके लिए वो भुगतान होगा। तो इस प्रकार से ये जो विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होती है, जिसके अंदर बैंकिंग सेवाएं हैं, जिसके अंदर जो बीमा की सेवाएं हैं, जिसके अंदर जहाज़ों की सेवाएं हैं, या कोई अन्य प्रकार की जो सेवाएं हो सकती है, तो उन सेवाओं के जो आयात और निर्यात का मूल्य होता है उसको हम जो है वो चालू खाते के जो अदृश्य मद है उसमें शामिल करते हैं। अगर उससे एक देश के अंदर मुद्रा आ रही है तो वो उसकी प्राप्तियों में शामिल होगी, अगर एक देश से मुद्रा बाहर की तरफ जा रही है तो वो उसके भुगतान में शामिल होगी। नेक्स्ट है विशेषज्ञों द्वारा दी गई सेवाएं। अब बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है। अब मान लीजिए भारत का एक डॉक्टर है और वो अमेरिका के अंदर जो है किसी व्यक्ति का इलाज कर रहा है, तो उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा उसे, तो वो मुद्रा भारत में आ गई, तो वो भारत के किस में होगी, वो भारत के जमा के पार्ट में होगी। अब भारत का एक व्यक्ति जो है वो अमेरिका का एक कोई इंजीनियर है, उस इंजीनियर से जो है अपने देश के अंदर जो काम करवाता है, तो उससे उसे क्या करना पड़ेगा, उस इंजीनियर को भुगतान करना पड़ेगा। तो वो जो चीज़ है वो जो है उसके भारत के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके जो है नाम पार्ट के अंदर शामिल होगी, यानी भुगतान में शामिल किया जाएगा। तो जब एक देश के विशेषज्ञ होते हैं, चाहे वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अध्यापक है, या कोई और काउंसलर हो सकता है, या कोई उद्यमी हो सकता है जो दूसरों को ट्रेनिंग दे करके वहाँ पर आता है, तो इस प्रकार के विशेषज्ञ जब दूसरे देशों में सेवाएं देते हैं तो वो जो है प्राप्तियों में शामिल होता है। और जब एक देश दूसरे देश के विशेषज्ञों की सेवाएं लेता है तो उनको जो पेमेंट की जाती है वो भुगतान में शामिल होती है। तो इस प्रकार से इनको भी हम जो है वो अदृश्य जो मदें हैं उन मदों में शामिल करते हैं। नेक्स्ट आता है यात्राएं। जब एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाते हैं, किस लिए जाते हैं, एक तो पर्यटन के उद्देश्य से जा सकते हैं, दूसरा वो शिक्षा के उद्देश्य से, या कोई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं वो। तो जब वो दूसरे देशों के अंदर यात्राएं करने के लिए जाते हैं तो उनको जो दूसरे देशों में भुगतान करना पड़ेगा, तो वो उसके आयात वाले हिस्से में शामिल होगा क्योंकि मुद्रा दूसरे देश की तरफ जा रही है। और जब एक देश के अंदर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं या किसी अन्य उद्देश्य से यात्रा करते हैं तो उन्हें उस देश के अंदर जो भुगतान करना पड़ता है। तो एक देश को जब पर्यटक आते हैं या दूसरे देशों के लोग यात्रा करते हैं तो उससे उसे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, तो वो उसके जो जमा के हिस्से में आएगी, यानी निर्यात वाला जो हिस्सा है उसमें शामिल होगी। तो जब एक देश के लोग दूसरे देशों में जाते हैं यात्रा के लिए तो वो भुगतान में शामिल होता है, उनके द्वारा जो खर्चा किया जाता है। और जब एक देश के अंदर दूसरे देशों से यात्राएं करने के लिए लोग आते हैं तो वो उसकी प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है यातायात। अब कई बार जो होते हैं दो देश जो पास पास होते हैं, जैसे भारत और नेपाल है, तो भारत और नेपाल के बीच में जो है सड़क मार्ग भी है और रेल मार्ग भी है। तो सड़क मार्ग या रेल मार्ग के माध्यम से या जो हवाई मार्ग के जो माध्यम से जो एक दूसरे देश के अंदर यातायात की सेवाएं दी जाती है, तो उन सेवाओं का हिसाब किताब है वो भी जो है अदृश्य मदों के अंदर शामिल किया जाता है। अगर भारत नेपाल को सेवाएं दे रहा है तो भारत की प्राप्ति में शामिल होगा, और अगर नेपाल से भारत को यातायात की सुविधाएं मिल रही है या सेवाएं मिल रही है तो वो जो है भारत के भुगतान में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है निवेश से आय। जब एक देश के लोग दूसरे देशों के अंदर निवेश करते हैं तो उस निवेश के परिणाम स्वरूप उनको जो आय प्राप्त होती है उसको जो है अदृश्य मद में शामिल किया जाता है। मान लीजिए कि ए और बी देश है, ए देश के लोगों ने बी में इन्वेस्टमेंट किया, तो उस इन्वेस्टमेंट के परिणाम स्वरूप उनको जो आय प्राप्त होगी वो जो है इसकी प्राप्तियों में शामिल हो जाएगी। अब बी देश के लोगों ने ए में इन्वेस्टमेंट किया, इसके परिणाम स्वरूप उनको जो आय प्राप्त होती है, जैसे लाभ है, लाभांश है, या किसी अन्य रूप में उनको इनकम प्राप्त हो रही है, तो वो जो है ए देश के भुगतान में शामिल होगा क्योंकि वो जो पेमेंट है वो जो है बी देश की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट से जो आय होती है उस आय को भी जो है अदृश्य मद में शामिल किया जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट से एक देश में आय आ रही है तो उसके प्राप्ति में शामिल होगा, अगर इन्वेस्टमेंट से एक देश के अंदर आय बाहर जा रही है तो उसके भुगतान में शामिल होगा।
नेक्स्ट है कारक आय। बहुत सारे जो उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है या उद्यमी है, ये जो अपनी सेवाएं जो होते हैं दूसरे देशों में देते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप इनको जो है लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। तो जब एक देश के कारक दूसरे देशों में सेवाएं देते हैं तो उनको जो कारक आय प्राप्त होती है उसको हम प्राप्तियों में शामिल करते हैं। इसी प्रकार से जो विदेशों से जो कारक होते हैं, वो अगर एक घरेलू देश के अंदर सेवाएं देने के लिए आ रही हैं तो वो उनको जो आय प्राप्त होती है उसको जो अपने देश में लेकर के जाएंगे, यानी एक देश से बाहर की तरफ जो है पूंजी जाएगी तो उसको जो उस देश के भुगतान के पार्ट के अंदर शामिल किया जाता है। तो जब एक देश के कारक दूसरे देशों में सेवाएं देते हैं तो प्राप्तियों में शामिल होती है, और जब एक देश के अंदर दूसरे देशों के कारक आते हैं तो वो उसके भुगतान में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है सरकारी सौदे। कई बार एक देश की जो सरकार होती है वो दूसरे देशों के अंदर जो है अपने राजनीतिक संबंध रखती है, तो वहाँ पर जो दूतावास वगैरह खोलती है या अपने ऑफिस वगैरह खोलती है, तो उसके अंदर जो उसे एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो वो एक्सपेंडिचर जब होगा दूसरे देशों के अंदर तो उसके परिणाम स्वरूप जो उस देश से मुद्रा बाहर की तरफ जाएगी तो वो उस देश के भुगतान के पार्ट में शामिल होगा। इसी प्रकार से दूसरे देश जो थे उस देश के अंदर अपने दूतावास है या अन्य जो संस्थाएं खोल रखी है, उनके अंदर जो खर्चा किया जाता है दूसरे देशों के द्वारा उस देश में, तो उस देश को जो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, तो वो उसके जो प्राप्ति के हिस्से में होगा। तो कहने का मतलब ये कि सरकार के द्वारा जो भी अपने मिशन होते हैं उन मिशनों को जो है जो भी सेवाएं वो मिशन देते हैं या वहाँ पर जो कर्मचारी रखे जाते हैं तो उन कार्यालयों के अंदर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको जो है सरकारी सौदे जो है मान करके जो अदृश्य मदों के अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है हस्तांतरण प्राप्तियां और भुगतान। हस्तांतरण प्राप्तियां और भुगतान जो होते हैं वो एक तरफा भुगतान और प्राप्तियां होते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो इससे जब एक देश को जो अगर कोई भी उपहार मिल रहा है या आर्थिक सहायता मिल रही है तो वो उस देश के प्राप्ति के अंदर शामिल होगा, और अगर एक देश से वही उपहार या जो आर्थिक सहायता होती है वो दूसरे देशों को दी जाती है तो उस देश से मुद्रा बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए वो उसके भुगतान में शामिल किया जाएगा। तो इनका जो शुद्ध जो अंतर आता है यानी प्राप्तियां माइनस भुगतान, उसको हम जो वो भुगतान शेष का जो चालू खाता है उस चालू खाते की जो अदृश्य मद उसमें शामिल करते हैं। इसके बाद है विविध। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी मदें होती है जिनको हम जो है अदृश्य मदों में शामिल करते हैं, जैसे विज्ञापन के ऊपर व्यय, कमीशन, लगान है, पेटेंट फीस है, रॉयल्टी है आदि के रूप में एक देश को जो प्राप्ति होती है उसकी लेनदारी में यानी प्राप्तियों के हिस्से में शामिल होती है, जमा में शामिल होती है। इसके विपरीत अगर इनका भुगतान विदेशों को किया जाता है तो वो उस देश के भुगतान के भाग में या देनदारी पक्ष में या जो नाम है उसमें शामिल होती है। तो एक देश की तरफ जब इन सेवाओं के बदले में इनकम आती है तो वो प्राप्ति में शामिल है, और अगर एक देश इन सेवाओं के बदले में बाहर की तरफ भुगतान कर रहा है तो वो जो उसके देनदारी पक्ष यानी भुगतान में शामिल होती है। तो यहाँ पर ये जितनी भी हमने सेवाएं देखी है उन सेवाओं में एक ही बात जो है आपको ध्यान में रखनी है कि इन सेवाओं के बदले अगर एक देश को मुद्रा मिल रही है तो वो उसके जमा के हिस्से में, लेनदारी हिस्से में या प्राप्ति के हिस्से में शामिल किया जाएगा। और अगर इन सेवाओं के बदले में दूसरे देशों की तरफ जो है मुद्रा जा रही है तो उसको हम जो है नाम में या जिसको भुगतान में या जिसको देनदारी पक्ष में शामिल करते हैं। इसके बाद है पूंजी खाता। पूंजी खाता वह खाता होता है जिसमें एक देश के निवासियों और सरकार के शेष विश्व के साथ किए गए पूंजीगत लेन देन को शामिल किया जाता है। यानी जब एक देश की सरकार और निवासी दूसरे देशों की सरकारों के साथ या निवासियों के साथ में जो पूंजीगत लेन देन करते हैं उसको हम जब पूंजी खाते में शामिल करते हैं। तो पूंजीगत लेन देन वे सौदे होते हैं जिससे एक देश के निवासियों और सरकार की प्रेस संपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तन होता है। कि पूंजीगत लेन देन में हम किस चीज को शामिल करेंगे, एक तो इसमें ऋण शामिल होता है, दूसरा इसके अंदर जो वो परिसंपत्तियां, जैसे एक देश के दूसरे देश के अंदर कोई संपत्ति है उसको हम शामिल
करते हैं, तो जिन सौदों के परिणाम स्वरूप एक देश के निवासियों और सरकार की परिसंपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तन, दायित्वों का मतलब भुगतान या प्राप्ति, कि जैसे एक देश जो लोन लिया है किसी देश ने, तो लोन लेने का मतलब क्या है, उसका दायित्व बढ़ गया कि उसको भुगतान करना है। अगर एक देश दूसरे देश को लोन दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस देश के जो उसमें प्राप्ति होगी वो उसके लिए एक प्रकार की परिसंपत्ति है कि इतने के उससे जो भुगतान प्राप्त करना है। तो इस प्रकार ये पूंजीगत सौदे जो होते हैं उन सौदों को हम जो है वो पूंजी खाते में शामिल करते हैं। तो जिन पूंजीगत सौदों से शेष विश्व से देश में पूंजी का प्रवाह होता है, यानी विदेशों से जब एक देश के अंदर पूंजी आती है तो उसको जब प्राप्ति में शामिल किया जाता है या लेनदारी पक्ष में शामिल किया जाता है या उसको जो है जमा में शामिल किया जाता है। इसके विपरीत जिन पूंजीगत सौदों के परिणाम स्वरूप एक देश से मुद्रा का प्रवाह बाहर की तरफ होता है, यानी शेष विश्व की तरफ पूंजी का प्रवाह होता है, तो उसे जो है भुगतान में या नाम में या देनदारी पक्ष में शामिल किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जिन सौदों के परिणाम स्वरूप एक देश के अंदर पूंजी आ रही है वो उसके जो है प्राप्ति पक्ष में शामिल होगा, और जिन सौदों के परिणाम स्वरूप पूंजी बाहर की तरफ जा रही है उसे जो है भुगतान पक्ष में शामिल किया जाएगा। अब है पूंजीगत खाते की मदें। पूंजीगत खाते के अंदर हम जो निम्न मदों को शामिल करते हैं, तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पूंजीगत खाते के अंदर हम जो है किन किन मदों को शामिल करेंगे। तो पहले निजी विदेशी ऋण। जब एक देश के लोग जो है दूसरे देशों से ऋण लेते हैं, यानी निजी क्षेत्र के द्वारा जब ऋण लिया जाता है, ऋण लिया इसका मतलब क्या हुआ, मुद्रा उस देश के अंदर आई, क्योंकि जब हम अमेरिका से मान लीजिए 100 करोड़ का लोन लिया एक कंपनी ने, तो अमेरिका से जो है 100 करोड़ रुपए जो है भारत के अंदर आ गए। अब अगर 100 करोड़ रुपए की पूंजी का एक देश के अंदर प्रवाह हुआ है तो वो जो उसके प्राप्ति पक्ष में आएगा। इसी प्रकार से जब एक देश इन लोन को वापस करता है कि वापस उसको भुगतान किया, तो वो जो 100 करोड़ रुपए है वो भारत से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप उसको जो हम भुगतान पक्ष में शामिल करते हैं। तो जब निजी ऋण लिया जाता है तो एक देश के प्राप्ति पक्ष में शामिल होगा, जब निजी ऋण का भुगतान किया जाता है तो वो जो है भुगतान पक्ष में शामिल होता है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूंजी का लेन देन। कई बार जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार है या केंद्रीय बैंक है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उधार लेता है। उधार लेने का मतलब जैसे IMF है, IMF से भारत ने लोन लिया, या वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक से भारत ने लोन लिया। तो उस अवस्था के अंदर जब लोन लिया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप एक देश के अंदर मुद्रा आती है, और अगर एक देश के अंदर मुद्रा आ रही है तो उसको जो है प्राप्ति पक्ष में शामिल किया जाता है। इसके विपरीत अगर एक देश से मुद्रा वापस जा रही है, यानी जब लोन का भुगतान किया जाता है कि भारत ने IMF से लोन लिया, भारत ने जो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, या भारत ने किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था से लोन लिया, तो जब उसका भुगतान किया जाएगा तो वापस पूंजी जो है देश से बाहर जाएगी। तो उस अवस्था के अंदर उस सौदे को हम जब भुगतान शेष में शामिल करते, भुगतान वाले हिस्से में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग पूंजी में प्रवाह है केंद्रीय बैंक को छोड़ करके। एक बार इसको अपन जो आगे देखेंगे कि अन्य बैंकों में जो विदेशी पूंजी आती है, कि मान लीजिए कि भी दूसरे देश के जो लोग थे उन्होंने भारतीय बैंकों के अंदर पूंजी जमा करवाई, तो उसे हम जब प्राप्ति पक्ष में शामिल करते हैं। और इसके विपरीत अगर भारत के लोग विदेशों के बैंकों के अंदर पूंजी जमा करवाते हैं, या जिन विदेशों के लोगों ने भारत के अंदर पहले पूंजी जमा करवा रखी थी अब वो वापस निकलवा रहे हैं, तो उस चीज को जो है वो भुगतान पक्ष में शामिल किया जाता है। तो जब बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी बाहर से आती है तो प्राप्ति पक्ष में शामिल होती है, और जब बाहर की तरफ जाती है तो वो जब भुगतान पक्ष में शामिल होती है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा कोष, मौद्रिक सोना और SDR। ये जो होते हैं, जब विदेशी मुद्रा कोष अगर एक देश के अंदर बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए भारत के मुद्रा कोष के अंदर US डॉलर है, पौंड है या अन्य मुद्रा है, अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब एक देश के अंदर मुद्रा आ रही है, तो उसको हम जब प्राप्ति में शामिल
करते हैं। और अगर ये विदेशी मुद्रा कोष कम हो रहा है तो उसको हम जो भुगतान में शामिल करते हैं। दूसरे, अगर एक देश को जो सोने की प्राप्ति हो रही है, जैसे एक देश जो है दूसरे देश के अंदर जो वो दूसरे देश से जो है सोना प्राप्त कर रहा है, तो उस अवस्था के अंदर जो है एक देश के अंदर अगर पूंजी आ रही है तो उसको हम जो प्राप्ति पक्ष में, और अगर उसके परिणाम स्वरूप पूंजी बाहर की तरफ जा रही है तो उसको हम जो है भुगतान पक्ष में शामिल करते हैं। इसी प्रकार से जब एक देश को एसडीआर प्राप्त होते हैं तो प्राप्ति पक्ष में, और जब एक देश को एसडीआर दूसरों को भुगतान करने पड़ते हैं तो वो जब भुगतान पक्ष में शामिल होते हैं। ये जो है एसडीआर का मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये जो आईएमएफ की मुद्रा है जिसका नाम जो है एसडीआर है। इसके बाद है सोने का प्रवाह है। अगर एक देश जो वो सोना खरीदता है, मान लीजिए कि भी भारत ने जो है सोना प्राप्त किया। अब जब भारत ने सोना प्राप्त किया तो मुद्रा कहाँ गई, क्योंकि भारत ने सोना खरीदा है तो मुद्रा तो बाहर की तरफ गई है। तो जब बाहर की तरफ मुद्रा का भुगतान हो रहा है, इसका मतलब ये जो उसके भुगतान पक्ष में शामिल होगा। तो जब एक देश सोना खरीदता है तो उससे उसको जो है बाहरी लोगों को भुगतान करना पड़ता है। जैसे आप एक वस्तु खरीदते हैं तो उसको आप भुगतान में शामिल करते हैं क्योंकि पूंजी बाहर की तरफ जा रही है। उसी प्रकार से जब हम सोना खरीदते हैं तो उसको भी हम जो भुगतान पक्ष में शामिल करते हैं क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप भी मुद्रा बाहर की तरफ जाती है। इसी प्रकार से जब एक देश जो वो सोना बेचता है, सोने का विक्रय करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसे मुद्रा की प्राप्ति होती है। बेशक सोना बाहर की तरफ जा रहा है, हमें तो केवल मुद्रा को देखना है। तो जब उस देश को मुद्रा की प्राप्ति होती है तो उस समय वो जो है उसके प्राप्ति पक्ष में शामिल होगा। तो इस प्रकार से सोने का जो प्रवाह होता है वो भी जो है अपने जो पूंजी खाता है उसका जो है एक पार्ट है। जब सोना बाहर की तरफ जा रहा है तो वो जो है प्राप्ति पक्ष में होगा क्योंकि मुद्रा उस देश को प्राप्त हो रही है, और जब एक देश के अंदर सोना प्राप्त हो रहा है तो वो भुगतान पक्ष में शामिल होगा क्योंकि उस समय मुद्रा जो है बाहर की तरफ जा रही है। नेक्स्ट है विविध। इसके अतिरिक्त हम जो और किस किस चीज को जो पूंजीगत खाते में शामिल करते हैं। उपरोक्त मदों के अतिरिक्त सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की पूंजी की प्राप्ति होती है, कि सरकार को चाहे कोई पूंजी प्राप्त हुई हो चाहे केंद्रीय बैंक को पूंजी प्राप्त हुई हो, उसे हम जो है लेनदारी पक्ष यानी प्राप्ति में शामिल करते हैं, नाम में जमा में शामिल करते हैं। और जो भुगतान दूसरों को किया जाता है पूंजी का, चाहे वो सरकार के द्वारा हो चाहे केंद्रीय बैंक के द्वारा हो, उसे हम जो देनदारी पक्ष यानी भुगतान में शामिल करते हैं, नाम पक्ष में शामिल करते हैं। तो पूंजी खाते के अंदर आपको ये देखना है कि कोई भी जो पूंजीगत लेन देन होता है, अगर उसके परिणाम स्वरूप एक देश को मुद्रा की प्राप्ति होती है तो उसे हम जो है प्राप्ति पक्ष में शामिल करेंगे, और अगर एक देश से मुद्रा बाहर की तरफ जाती है तो उसे हम जो है भुगतान पक्ष में शामिल करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है भुगतान शेष की जो है अन्य मदें। अब तक हमने जो है चालू खाते की जो मदें थी, करंट अकाउंट की जो मद थी उसको डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर दृश्य और अदृश्य मदों का भुगतान और प्राप्तियां शामिल होती है। दूसरा हमने जो पूंजी खाते की मदों को डिस्कस कर लिया। इसके अतिरिक्त जो भुगतान शेष होता है उसके अंदर कुछ और मदें भी जोड़ी जाती है, वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। पहला है भूल चूक मद। अब देखिए एक देश का जो है शेष विषयों के साथ में बहुत ज़्यादा जो है लेन देन होता है। अब इतना लंबा चौड़ा जो हिसाब किताब है उसके अंदर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो लेखांकन करना पॉसिबल नहीं होता, यानी 100% जो है शुद्धता के साथ में जो है डाटा जो है तैयार नहीं किए जा सकते, आंकड़े तैयार नहीं किए जा सकते, रिकॉर्ड तैयार नहीं किया जा सकता। तो उस अवस्था के अंदर ये जो एक भूल चूक का कॉलम होता है, अगर उस अवस्था के अंदर ये थोड़ी बहुत कहीं भी जो कमी दिखाई देती है, कोई मद छूट गई या कोई अतिरिक्त मद जो है लिख ली गई है, किसी का जो मूल्य है वो गलत लिख लिया गया, तो उस गलती को सुधार करने के लिए भूल चूक जो है वो मद का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर कोई भी गलती है उसको लिख करके जो उसमें सुधार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है सरकारी रिजर्व सौदे। इन सौदों की प्रकृति जो होती है अन्य सौदों से अलग होती है। अभी तक हमने जो किया था, जैसे हमने जो है वो पूंजीगत सौदे भी किए थे, हमने जो है वो वस्तुओं के सौदे भी किए थे, हमने जो है सेवाओं के सौदे भी किए थे। लेकिन ये जो सरकारी रिजर्व सौदे होते हैं ये थोड़े उनसे अलग होते हैं। अलग क्यों होते हैं वो देखिएगा। ये सौदे देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति के अनुसार सरकार या सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं। तो ये जो सौदे होते हैं ये नॉर्मल सौदे नहीं होते, जैसे कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब आयात कर सकता है, वो निर्यात भी कर सकता है इसका, लेकिन ये जो सौदे होते हैं ये ऐसे नहीं होते।
ये एक देश की जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति होती है उसको ध्यान में रख करके किए जाते हैं। इन सौदों के देश के भुगतान शेष और विनिमय दर में परिवर्तन के रूप में प्रभाव देखने को मिलता है कि जब सरकारी रिजर्व सौदे होते हैं तो उनके परिणाम स्वरूप भुगतान शेष में परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि भी एक देश के अंदर भुगतान शेष जो है वो प्रतिकूल है, तो उसमें सरकार जो है ऐसे रिजर्व सौदे करेगी जिसके परिणाम स्वरूप ये भुगतान शेष संतुलन में हो जाए। और अगर विनिमय दर में परिवर्तन करना है तो भी सरकार जो है ये रिजर्व सौदे करती है। जैसे मान लीजिए विनिमय दर जो भारत की है वो लगातार गिरती जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ है, विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ रही है और उस अवस्था के अंदर भारत क्या करेगा, विदेशी मुद्रा को बेचेगा। तो जैसे भारत विदेशी मुद्रा को बेचता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, तो विदेशी मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, उसका मूल्य कम होने का मतलब हमारी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो होते ये जो सरकारी रिजर्व्स होते हैं ये या तो भुगतान शेष को ध्यान में रख करके किए जाते हैं या ये विनिमय दर को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से सौदे शामिल होते हैं। पहले देश के सरकारी रिजर्व, पहले आप ये देखिएगा कि सरकारी रिजर्व हम किसको नाम देते हैं कि प्रत्येक देश की जो सरकार होती है उसके विदेशों के अंदर बहुत सारे ऑफिस चल रहे होते हैं या अन्य प्रकार के जो उनके कोई समझौते होते हैं, उनके तहत जो उसे खर्चा करना पड़ता है। तो जब सरकार ये खर्चा करती है तो उसे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अब विदेशी मुद्रा उसे प्राप्त करने के लिए वो पहले से जो है घरेलू मुद्रा का एक भंडार बना लेती है कि उस घरेलू मुद्रा के लिए जो है हम जो है एक ऐसा घरेलू मुद्रा का एक कोष बना लेते हैं जिससे कि हम आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा को खरीद सके और विदेश में अपने सौदों को पूरा, अपने जो खर्चे है उसको पूरा कर सके। तो सरकार विदेशों में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मुद्रा का जो कोष रखती है, ये घरेलू मुद्रा की बात है, उसे हम जो है सरकारी रिजर्व कहते हैं। रिजर्व के कम होने का मतलब क्या है, प्राप्तियां, कि भारत ने पहले अपने पास 100 करोड़ रुपए रख रखे थे, अब 100 करोड़ रुपए जो है उसने कम बेच दिए और इसके बदले में जो यूएस डॉलर ले लिए भारत ने। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कम हो गए क्योंकि 100 के 100 करोड़ रुपए चले गए, लेकिन उसके बदले में हमें जो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति जब होती है तो वो प्राप्ति पक्ष में लिखा जाता है। और इसके विपरीत रिजर्व के बढ़ने का मतलब क्या है कि हमने जो है 100 करोड़ हमारे पास और आ गए, अब ये 200 करोड़ हो गए, तो ये जो 100 करोड़ हमारे पास आए इसके बदले में हमने जो विदेशी मुद्रा बेची है, तो विदेशी मुद्रा जो हमसे बाहर की तरफ गई है, यानी ये पूंजी का बाहर की तरफ प्रवाह हुआ है, तो उसको हम जब भुगतान पक्ष में शामिल करते हैं। तो ये जो अपने पास में सरकारी रिजर्व है, ये बढ़ने का मतलब क्या है कि हमने विदेशी मुद्रा बेच दी, और विदेशी मुद्रा बाहर की तरफ जाने का मतलब क्या है, भुगतान किया हमने। और ये कम होने का मतलब क्या है कि हमने इस कोष से विदेशी मुद्रा खरीद ली है, तो उस अवस्था के अंदर ये जो प्राप्ति में शामिल होते हैं। इसका कारण है जब विदेशी विनिमय का क्रय करते हैं तब ये रिजर्व कम होते हैं। तो रिजर्व कम होने का मतलब विदेशी मुद्रा हमारे पास आई तो प्राप्ति पक्ष में, और जब हम विदेशी विनिमय का विक्रय करते हैं तब ये बढ़ते हैं। और बढ़ने का मतलब क्या है कि भी हमने विदेशी मुद्रा बेच दी, हमसे मुद्रा कम हुई, तो वो जो है भुगतान पक्ष में शामिल होगा। सरकार जो है इस जो रिजर्व होते हैं इसका प्रयोग जो है विनिमय दर में परिवर्तन के लिए भी करती है। कि मान लीजिए कि विनिमय दर में गिरावट आई, गिरावट आने का मतलब क्या है, विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ गई, उसकी पूर्ति कम है, तो सरकार क्या करेगी, विदेशी मुद्रा को बेचेगी। बेचने का मतलब क्या है, रिजर्व बढ़ गए क्योंकि हमने विदेशी मुद्रा बेच दी, बदले में हमारे पास रुपए आ गए, तो उसके कारण जो है विनिमय दर जो है भारत की मजबूत होगी। तो विनिमय दर में जो परिवर्तन करने के लिए भी सरकार जो है विदेशी रिजर्व का प्रयोग करती है। आगे, हमारे देश में शेष विश्व की सरकारी परिसंपत्तियां, जब हमारे देश में विदेशी परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, कि मान लीजिए कि भारत के अंदर पहले जो एक अमेरिका की कंपनी है उसका जो है एक प्लॉट था, अब उसने जो है 50 करोड़ रुपए का एक दूसरा प्लॉट खरीद लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के अंदर जो उसकी परिसंपत्ति बढ़ गई है, लेकिन जब उसकी परिसंपत्ति बढ़ी तो उसने भारत के अंदर 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता महसूस की। अब इस 50 करोड़ रुपए को वो प्राप्त करेगी डॉलर के बदले में, इसका मतलब भारत को डॉलर प्राप्त हो गए, तब उसने उसको रुपए दे दिए। तो जब एक देश के अंदर विदेशी परिसंपत्ति बढ़ती है तो उसके कारण उसे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति है वो जो प्राप्ति पक्ष, जमा पक्ष या लेनदारी पक्ष में शामिल की जाती है। इसके विपरीत जब इन परिसंपत्तियों में कमी होती है, यानी हमारे देश के अंदर विदेशी लोगों की परिसंपत्तियां कम हो गई, कम होने का मतलब उसने प्लाट बेच दिया,
बेच करके उसने रुपए प्राप्त किए और उन रुपयों को उसने सीमा पर जा करके डॉलर में कन्वर्ट करवा लिया, तो हमारे से वो डॉलर लेकर के चला गया, तो डॉलर हमारे पास कम हो गए। तो जब ये परिसंपत्तियां कम होती है तो उसके कारण हमें जो है दूसरों को भुगतान करना पड़ता है, तो उसे हम जो है देनदारी पक्ष या भुगतान पक्ष में शामिल करता है। तो जब एक देश के अंदर शेष विश्व की परिसंपत्तियां बढ़ती है तो वो उस देश की प्राप्ति में शामिल होता है, और जब वो परिसंपत्तियां कम होती है तो उस देश की जो है भुगतान में शामिल होता है। इसी प्रकार से विदेशों के अंदर अगर हमारे देश के लोगों की परिसंपत्तियां बढ़ रही है, विदेशों में अगर हमारे लोगों की परिसंपत्तियां बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी मुद्रा उनके पास जा रही है, तो उसके कारण हमारे भुगतान में शामिल होगा। और जब विदेशों में हमारी लोगों की परिसंपत्तियां कम हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश के लोगों ने विदेशों में अपनी परिसंपत्ति को बेचा है। बेचने का मतलब हमें मुद्रा प्राप्त हुई है, तो वो हमारे जो प्राप्ति पक्ष में शामिल होगा। अब आप सेल्फ असेसमेंट देखते हैं कि अब तक हमने जो ये टॉपिक किया है ये आपको कितना अच्छा समझ में आया है, वो आप इन क्वेश्चन को देख करके अंदाजा लगा सकते हो। पहला, भुगतान शेष क्या है। दूसरा, भुगतान शेष के कौन कौन से भाग होते हैं। तीसरा, एक देश द्वारा लिए गए ऋण को प्राप्तियों में क्यों शामिल किया जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक क्लियर है। अगर इन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हैं तो आप जो है इस टॉपिक को दोबारा समझिएगा। तो इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।